लोन क्या होता है, इसके लिए कौन एलिजिबल है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और इसका क्या प्रोसेस होता है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं पर्सनल लोन्स फॉर सैलरीड पीपल के लिए। बातें करते हैं आपके कुछ मतलब की आपके अपने फाइनेंस ज्ञान चैनल पर। तो पर्सनल लोन जैसा कि नाम से ही लगता है, ये आपकी अपनी पर्सनल इनकम के ऊपर दिया जाता है। इसमें आपसे किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं दी जाती है। जैसे कि होम लोन्स में आपका घर गिरवी रखा जाता है, उसकी गारंटी रहती है, या फिर गाड़ी के लोन के लिए आपकी गाड़ी की गिरवी रखी रहती है और वो गारंटी बैंक के पास रहती है। इसीलिए क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं होती और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल इनकम के ऊपर दिया जाता है, इसलिए ये लोन बाकी लोन से थोड़ा सा महंगा होता है। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% से लेकर 33% तक कहीं भी हो सकती है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि बैंक और फाइनेंस कंपनीज किन कारणों की वजह से ये तय करते हैं कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके प्रमुखता 6 कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर यह दर्शाता है कि आपने अपने पुराने कर्जों को या आपके लोन की ईएमआईज या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, उनका पेमेंट किस तरह से किया है। अगर आपने सारे पेमेंट्स टाइम पर किए होंगे तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा। वहीं अगर आपने अपने पेमेंट्स टाइम से नहीं किए होंगे और उसमें कभी लेट हो गए होंगे जिसकी वजह से आप पर पेनल्टी लगी हो, तो वो सब की वजह से आपका सिबिल स्कोर कम हो गया होगा। पर्सनल लोन लेने के लिए आपका स्कोर, सिबिल स्कोर 750 के ऊपर रहना अच्छा माना जाता है। अगर आपका स्कोर इसके ऊपर है तो आपको लोन आसानी से मिल सकता है। वहीं अगर आपका सिबिल इससे थोड़ा कम है तो आपको लोन मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सिबिल स्कोर पर मैं एक और वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, और अगर मुझे ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं सिबिल स्कोर पे एक और वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है आपकी सैलरी। अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए तक आपके अकाउंट में आती है तब आपको लोन मिलने में आसानी रहती है। वहीं अगर आपकी सैलरी जो आपके अकाउंट में आती हो वो 25,000 के नीचे हो जाती है तो लोन मिलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण होता है आपकी एज। अगर आप 23 साल से 58 साल तक की उम्र के हैं तो आपको लोन मिलना आसान रहता है। वहीं अगर आप इसके नीचे हैं या इसके ऊपर हैं तो लोन लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसका चौथा सबसे बड़ा कारण होता है कि आप किस तरह की कंपनी में काम करते हैं। जैसे कि आप किसी लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं तो आपको लोन लेने में आसानी होती है। वहीं अगर आप किसी प्रॉपर्टीशिप कंपनी जैसे कि किसी छोटे से शॉप में काम करते हैं तो उस वजह से आपको लोन लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप अपनी पे स्लिप में चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी में लिमिटेड या एलएलपी लिखा है कि नहीं। अगर ये लिखा होगा तो आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं। इसका 5वां सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी पहले से कितनी ईएमआई जा रही है। अगर आपकी ईएमआई ज्यादा जा रही है तो आपकी उतनी ही एलिजिबिलिटी कम हो जाती है। वहीं अगर आपकी ईएमआई नहीं जा रही है तो आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसका छठा कारण ये होता है कि आप शहर से कितनी दूर रह रहे हैं। आप जितने ज्यादा दूर होते जाते हैं आपको लोन लेने में उतनी समस्या आ सकती है, क्योंकि कई सारी फाइनेंस कंपनीज ऐसी होती हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाती और ये उनकी रेंज के बाहर हो जाता है। आइए अब हम ये समझते हैं कि पर्सनल लोन लेने का क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप खुद ही बैंक जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक लोन एग्रीगेटर कंपनी में अप्लाई कर दें और उसके थ्रू आप ये समझ जाते हैं कि आप किस किस बैंक्स में लोन लेने के लिए एलिजिबल रहते हैं और आप उसके हिसाब से अपने आप को लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई करने के बाद आपका यह तय होता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार आपकी एलिजिबिलिटी चेक हो जाती है और आपका दिखा जाता है कि आप इस बैंक में एलिजिबल हैं लोन लेने के लिए, तो उसके बाद सबसे पहला काम होता है आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं और एक एप्लीकेशन फॉर्म साइन कराया जाता है कि आपको ये लोन लेना है। ये करने के बाद बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज क्रेडिट चेक करती हैं। वो ये चेक करती हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो आपने आपका सिबिल स्कोर आया है और उसकी जो सिबिल रिपोर्ट है उससे ये सब पता चल जाता है कि आपके
पास कितने फाइनेंसेस हैं, आपका पुराना पेमेंट रीपेमेंट रिकॉर्ड किस तरह का है, और उसके बाद ये तय करा जाता है कि भाई आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। अगर फाइनेंस कंपनीज ये देखती हैं कि आप लोन्स के लिए एलिजिबल हैं और आपको लोन दिया जा सकता है, तो फिर आपका एक वेरिफिकेशन चेक होता है। ये वेरिफिकेशन दो चीजों के लिए किया जाता है। पहला, आपके जॉब और एम्प्लॉयमेंट पर वो ये पक्का करते हैं कि आप इस जगह पर जहां पे आपने अपने फॉर्म में लिखा हुआ है आप एम्प्लॉयड हैं और वहां पे काम करते हैं। वहीं दूसरा चेक ये भी करा जाता है कि जहां आपने लिखा है कि आप रहते हैं वहां पर आप रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। ये दो चेक आमतौर पर हर फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स जरूर करते हैं। एक बार ये वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद क्रेडिट मैनेजर ये तय करता है कि आपका कितना लोन अमाउंट सैंक्शन होता है, अगर लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ है तो आपको कितने समय के लिए मिल सकता है और आपको कितनी ईएमआई देनी होंगी। इसके बाद आपसे एक लोन एग्रीमेंट साइन कराया जाता है और आप लोन एग्रीमेंट को जब साइन कर देते हैं उसके बाद पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। दोस्तों अब हम बातें करते हैं कि आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है पर्सनल लोन लेने के लिए। तो इसके लिए आमतौर पर 5 डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। पहला डॉक्यूमेंट आपकी लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप, आपका दूसरा डॉक्यूमेंट आपके 6 महीने का पुराने 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आपका तीसरा डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, आपका चौथा डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड और आपका 5वां डॉक्यूमेंट आपका फॉर्म 16 पिछले साल का। इन 5 डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको आमतौर पर सारे बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज लोन दे देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आधार कार्ड पे वो एड्रेस नहीं है जहां पर आप रह रहे हैं तो आपको एक एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स ये तय करना चाहते हैं कि जहां आप रह रहे हैं वहां पर आपके पास कोई ना कोई प्रूफ है कि आप वहां पे ही रहते हैं। तो दोस्तों अब हम ये भी जानते हैं कि किस किस तरह के चार्जेस लगते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस। तो कोई भी हम जब लोन लेते हैं तो बैंक उसके लिए एक चार्ज लेता है जिसका नाम है प्रोसेसिंग फीस। ये 1% से 4%, 5% तक वेरी कर सकता है। हर बैंक और फाइनेंस कंपनी का ये अलग होता है। पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये चार्जेस आपको किसी को भी देने नहीं होते हैं। जब भी लोन हो जाता है और जब डिसबर्स होता है तो ये पैसा कट कर आपके अकाउंट में आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पैसा आपको किसी को देना नहीं होता है। दूसरा चार्जेस जो कि होता है वो है इंश्योरेंस। कुछ कंपनीज आपका पर्सनल लोन कराते वक्त आपका इंश्योरेंस भी कराती है और जिसका चार्ज आपको देना पड़ता है। तीसरा प्रीपेमेंट चार्जेस। तो दोस्तों मान लो आपने एक पर्सनल लोन ले लिया, अब आपके पास ज्यादा पैसा आ गया, या तो आप उसको पूरा बंद करना चाहते हैं अपने पर्सनल लोन को, या थोड़ा सा पैसा उसमें डाल के उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ध्यान रखिएगा, बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज एक प्रीपेमेंट चार्ज जरूर लगाते हैं। कुछ बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज 2 महीने 6 महीने बाद ये चार्ज नहीं लगाते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ही इसको लगाते हैं। तो अगर आपका ऐसा लगता है कि आप कभी इसको प्रीपे करना चाहेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, पहले से पूछ लीजिएगा बैंक और फाइनेंस कंपनी से कि अगर ये मैं लोन प्रीपे करना चाहूंगा तो मुझे फाइनेंस कुछ प्रीपेमेंट फीस देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, और अगर देनी पड़ेगी तो कितने % देनी पड़ेगी, जिससे कि आपको सब पता रहेगा पहले से ही और प्रिपेयर्ड रहेंगे। दोस्तों पर्सनल लोन 1 साल से 5 साल तक के लिए दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए जितना आप ड्यूरेशन इसका कम करेंगे उतनी ही आपकी लोन की एलिजिबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि आपकी ईएमआई इससे बढ़ जाती है। आखिर में आपको अब यह भी बताना चाहूंगा कि पर्सनल लोन लेने के क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं 5 फायदों की। पहला, ये जल्दी और आसानी से मिल सकता है, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ 2 या 3 दिन आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद लगता है, और कभी कभी तो ये फौरन ही आपके अकाउंट में आ सकता है। दूसरा, ये आपको बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स देने पे मिल जाता है। इसके लिए आपको कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उन 5 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आमतौर पर बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज आपको पर्सनल लोन दे देते हैं। तीसरा, इसके लिए आपको कुछ भी, यानी कि आपका घर, गाड़ी या सोना गिरवी नहीं रखना पड़ता है। ये आपकी अपनी पर्सनल इनकम के ऊपर मिलता है, इसलिए इसको आसानी से लिया जा सकता है। चौथा, ये आपको किसी भी पैसे की जरूरत पे मिल सकता है। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आपकी कोई खास जरूरत हो, आपकी कोई भी पैसे की जरूरत हो, ये लोन आप ले सकते हैं। 5वां,
इस लोन को लेने से आपका सिबिल स्कोर अच्छा होता है। तो दोस्तों आप ये समझिए कि अगर आप ये लोन ले लेते हैं और टाइम से इसको चुकाते रहते हैं तो धीरे धीरे करके आपका सिबिल स्कोर अच्छा होने लगता है, क्योंकि आपका रीपेमेंट रिकॉर्ड बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज के लिए अच्छा होने लगता है। आइए दोस्तों अब ये भी समझते हैं कि पर्सनल लोन के क्या नुकसान रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो कि है वो ये है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस लोन के लिए कोई गारंटी बैंक नहीं लेता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा अनसिक्योर्ड हो जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन का थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। इसी वजह से दूसरा कारण ये भी है कि ये लोन आसानी से नहीं मिलता है, अगेन क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। इसे लेने में आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है। आपकी अगर क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी खराब होगी तो पर्सनल लोन शायद आपको ना मिल पाए, लेकिन वहीं आपको होम लोन या गाड़ी के ऊपर लोन मिल सकता है। तीसरा कारण, अगर आप इस लोन को कभी भी फोरक्लोज करें, कुछ प्रीपेमेंट कर दें या पूरा क्लोज करना चाहेंगे तो ये लोन पे प्रीपेमेंट या फोरक्लोज करने के लिए आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे मैंने पहले भी समझाया था आपको कि प्रीपेमेंट चार्जेस इस लोन पर लगते हैं, जबकि अगर आप मान लीजिए होम लोन लेते हैं एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो उसमें अगर आप कभी भी कुछ भी रीपेमेंट करते हैं तो उस पर कोई चार्जेस नहीं होता, पर इस लोन पर प्रीपेमेंट चार्जेस आमतौर पर लगते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और आपकी कोई भी अगर क्वेरी इस वीडियो को लेकर रह गई हो तो प्लीज कमेंट करें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी इस क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करूं।